जय हिंद भावी अधिकारियों। PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी RO UPPCS एवं अन्य स्टेट PCS की परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आवश्यकता अनुसार उन प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं, जहां से नए प्रश्न पूछे जाने या बनने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान के इस युग में हम छोटे से छोटे एग्जाम को भी देखें, वहाँ भी GK GS का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पदों की संख्या कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में कंपटीशन का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मेरी सबसे सलाह है, आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर उसमें GK GS पूछा जा रहा है तो हमारे इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और उसको फॉलो करें। आपको निराशा हाथ नहीं आएगी। चलिए अब हम समय को बर्बाद किए बिना अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान दिया हुआ है, जनजाति दी है। आपका ऑप्शन ए अलास्का, कोरियाक, बी बोर्नियो, पुनान, सी अरब मरुस्थल रुबाला, डी स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। तो आपका सही आंसर ए है, क्योंकि जो कोरियाक जनजाति है अलास्का में नहीं, रूस में पाई जाती है। बाकी बोर्नियो, पुनान एकदम सही है। अरब मरुस्थल रुबाला ये भी सही है। स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स ये भी सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और देश दिए हुए हैं। आपको सही मिलान करना है, कोई भी एक है जो सुमेल नहीं है। आपका ऑप्शन ए माउंट रेनर USA, ठीक है। ऑप्शन बी माउंट एटना इटली। ऑप्शन सी माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको। ऑप्शन डी माउंट एपो रूस। तो आपको सही बताना है कि कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो आपका आंसर डी माउंट एपो। माउंट एपो रूस का नहीं, ये फिलीपींस का है, ठीक है। फिलीपींस, ठीक है। तो आपका माउंट एपो फिलीपींस का है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। रिंगेल-मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? आपका ऑप्शन ए धुआं, बी प्रदूषित जल, सी डीजल, डी ध्वनि। तो इसका सही आंसर रिंगेल-मैन स्केल का प्रयोग धुआं, ये धुआं को मापने के लिए होता है, ठीक है। और अच्छा, दो चीजें हैं, एक डीजल है और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल अचानक से याद आ गया, इससे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन याद आ गया तो आपको बता देते हैं कि इसको मापने का, इनकी शुद्धता मापने के लिए अंक होते हैं, ठीक है, डीजल और पेट्रोल के लिए। तो डीजल को किससे मापते हैं हम? डीजल को मापने का है C10, ठीक है। C10 संख्या होती है जिससे हम डीजल की शुद्धता मापते हैं, और पेट्रोल के लिए होती है ऑक्टेन। ऑक्टेन कई बार पूछ लेता है C10, इसको C10 संख्या का संबंध किससे है? तो C10 का डीजल से है और पेट्रोल का ऑक्टेन से है। याद रखिएगा, आपको याद आ गया तो मुझे लगा यहाँ बता देना चाहिए। डीजल को देख करके मुझे याद आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायती राज समितियां सुमेल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू नहीं तो एक एग्जाम छोड़ करके एग्जाम में पूछा ही जाता है, और नहीं तो प्रत्येक एग्जाम में ही मेरे ख्याल से ये पूछा ही जाता है पंचायती राज से। उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, मैं बता देता हूँ आगे। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति 1957, बी अशोक मेहता समिति 1977, सी LM सिंघवी समिति 1986, ठीक है, डी GKV राव समिति 1989। तो इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं है?
आप लोग सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ। इसको या तो सुमेल लगाने के लिए पूछ लेता है क्वेश्चन, नहीं तो क्या करेगा कि आपको क्रम, इनको कूट के माध्यम से इनके गठन के वर्ष के आधार पर लगाइए। या तो अवरोही क्रम पूछ लेगा या आरोही क्रम पूछ लेगा। तो इसलिए मैंने आज आपको बता दिया था। आपको समिति और समिति के साथ साथ इनका नाम, मतलब इनका वर्ष, गठन वर्ष आपको अगर पता रहेगा तो फिर आप चाहे जैसे भी पूछे, चाहे आरोही क्रम से पूछे अवरोही क्रम से पूछे, आप लगा लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी, तो रिकमेंडेशन भी मिलान के लिए दे देते हैं, या केवल स्पेशली किसी का पूछ लेता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज, त्रिस्तरीय की बात किसने की, दो स्तरीय की बात किसने की। ठीक है, उस तरह से भी प्रश्न बनता है। चलिए फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। डी यहाँ लिखा हुआ है जी के वी राव समिति 1989, नहीं ये 1985 में। ठीक है, इसका गठन 1985 में हुआ है। अभी जान लो बलवंत राय मेहता समिति 1957। हमेशा याद रखिए पंचायती राज समिति के जनक भी बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। तो ये पंचायत राज के क्षेत्र में गठन होने वाली पहली, ठीक है, ये प्रथम है। प्रथम हमेशा आप याद रखिए। तो बलवंत राय मेहता समिति हो गई 1957 में। ठीक है, 20 साल इसमें जोड़ लीजिए तो अशोक मेहता समिति 77 में। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति के बाद आप जी के वी राव समिति, ये 1985 हो गई। और आपका फिर एल एम सिंघवी समिति, ये 1986 हो गई। आइए थोड़ा सा इनका और इनके बारे में और जान लेते हैं। तो अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश तो आपकी बलवंत राय मेहता समिति उन्होंने की थी। दो स्तरीय की पंचायत की व्यवस्था की बात करें तो आपके अशोक मेहता, यानी बलवंत राय मेहता, तीन शब्द हो गए, बलवंत राय मेहता तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता दो शब्द हो गए, अशोक मेहता दो शब्द हो गए, तो आपका दो स्तरीय की बात कर दी। ठीक है, उसके बाद अब इसकी बात करें हम, ये सिफारिश नियोजन आधारभूत इकाई और जिला सिफारिश, ये दोनों सिफारिश की थी आपकी एल एम सिंघवी ने। और अंतिम बचे आपके कौन, जीवी के राव समिति, तो इन्होंने पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? आपका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों के बारे में क्या कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी को नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? यानी नगरीकरण की तीन अवस्था है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो त्वरित अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी चतुर्थ अवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। तो नगरीकरण वक्र में द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है। अब इसके अगर हम विभाजन की बात करें तो नॉर्थम नामक व्यक्ति थे, उन्होंने 1979 में 1979 में तीन स्तरीय सिद्धांत दिया था, जिन्हें क्रमशः आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था एवं अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसलिए उन्होंने द्वितीय अवस्था, नगरीकरण की द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ठीक है, आपके ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1902 ईस्वी, डी 1903 ईस्वी। तो इसका सही आंसर आपका बी 1901 ईस्वी में। ठीक है, और 1902 की दो घटना याद रखो। एक तो अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, है ना, अनुशीलन समिति समझ लीजिए, एक अनुशीलन समिति का गठन हुआ है 1902 में। और एक रैले आयोग, विश्वविद्यालय सर्जन के समय में विश्वविद्यालय के गठन की बात की गई थी।
एक रेले आयोग, ये 1902 में हुआ था। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और देख लीजिए। तो वर्ष 1901 में, एक में तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाला तो हो गया, प्रकाशन तो हो गया, लेकिन प्रकाशन हुआ कहाँ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन लंदन से हुआ था। पता चले भारत के कोई भी अगर आपको शहर दे दे तो नहीं, लंदन याद रखिएगा। और एस सोनेस चैन, ये प्रकाशक है, इस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता भी आपको, कहीं ए पॉइंट डाल करके आपको गलत न करा दे, इसलिए ध्यान रखिएगा। लंदन प्लेस 100% याद रखिए कि लंदन से प्रकाशित हुई थी। और एस सोनेस चैन प्रकाशन, इनको भी याद रख लीजिए, प्रकाशक है, उसको प्रकाशित हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? आपका ऑप्शन ए शेखनूनी, बी सहाब नहर, सी नहर ए बिहिस्त, डी नहर ए आगरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सहाब नहर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। तो इस नहर को मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले किसने, पहले सहाबुद्दीन खान, बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। फिर दिल्ली के गवर्नर सहाबुद्दीन ने, जो सहाबुद्दीन खान इसके मरम्मत में शामिल थे, खुदाई मरम्मत में, उन्होंने ही खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम सिहाब नहर रखा। तो सहाबुद्दीन को याद रखिए, एक बात याद रखिए कि इसको विस्तार देने के लिए सहाबुद्दीन, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि उद्देश्य इसका खेती का विस्तार। पता चले जल दे दे, या पता चले कि वो अकबर के वो चार बाग में पानी देने के लिए, इसके उसके लिए कैसे भी मिला सकता है, कहीं भी घुमा सकता है। तो आप चीज याद रखिए कि खेती को विस्तार देने के लिए, ठीक है, सहाबुद्दीन ने, और नाम भी सहाबुद्दीन ही रखा। तो पता चले कि इसका नाम अकबर ने रखा। तो क्योंकि वर्तमान में यही पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं जो आपको पता है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन बस क्वेश्चनों को आजकल क्वेश्चन और चार विकल्प न हो करके कूट वाले क्वेश्चन की परंपरा आ गई है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 कथन, 2 कथन तो आपको पक्का पता होना चाहिए, और कथन भी वहीं से बनाता है जो प्रश्न से संबंधित हो। इसलिए मैंने इससे संबंधित जितना भी तथ्य थे वो सब डाल दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इतने से ही बनाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एल्टन द्वारा, बी बेनेट द्वारा, सी बर्कले द्वारा, या डी रेटजेल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? बेनेट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट द्वारा। चलिए यहाँ पे कुछ और भी अवधारणा जान लेते हैं, क्योंकि अवधारणा एक तो सीधे सीधे अवधारणा ही पूछ लेता है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, और दूसरा यहाँ मिलान के लिए भी दे सकते हैं। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बताने के लिए यहीं पे इसको लिख दिया है। तो गहन पारिस्थितिकी अनइजनेस, ठीक है, हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, और इकोलॉजी सिस्टम जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं तो आर्थर टांसले। याद रखिएगा, पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पक्का सिद्धांत पूछ लेते हैं। वो तो एक पक्का पॉलिसी है कि या तो सिद्धांत अवधारणा एक क्वेश्चन पूछते ही है 100%। ठीक है, और ये सारे पूछे जा चुके हैं। अभी हो सकता है कि उनको मैच करने के दे दे, तो चार हमने बता दिए। ठीक है, दूसरा कोई भी पर्यावरण के क्षेत्र में कोई झील वगैरह कुछ ऐसा नया मिला हो, या उसमें कुछ ऐसी कुछ चीजें हुई हो, या नया कोई टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है, उसमें कुछ नया किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही कि पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोशिश कर लिया करो एक बार में याद हो जाए, नहीं तो वीडियो को 2 बार देख लो। ये वीडियो देखने से आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे ही नहीं है जो वीडियो चलाने के पर्पज से। हर क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन मार्च 1972। बी, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1972 में। सी, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987। डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन पूछा हुआ है कि प्रवर्तन, तो ये जनवरी 1991। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है। आप सोचिए, तब तक और बता दें। यहाँ भी वही कहानी है कि इस प्रश्न को क्रम में लगाने के आधार पर पूछा जा चुका है। जिनकी भी हम वर्ष वगैरह बताते जा रहे हैं ना, और जहाँ चार चार विकल्प बन जा रहे हैं, वहाँ अच्छी परंपरा आ गई है कि आप इनको कूट में लगाइए। उसमें क्या रहता है कि प्रश्न एक हो जाता है, आंसर चार चार पता करने पड़ते हैं, तब एक प्रश्न सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो किसी एक चीज से रिलेट है ना, उनके वर्ष याद कर लिया कर, उनका गठन वर्ष। फिर चाहे वो आपसे अवरोही क्रम लगवाएं, चाहे वो आरोही क्रम लगवाएं, चाहे मैच करने के लिए लगाएं, किसी भी एंगल से पूछेंगे, अगर आपने उनके गठन वर्ष को याद कर लिया है। जैसे ये है, कई एक क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी योजना परियोजना कब चलाई गई, तो उस बेहतर सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी योजना चलाई गई है, योजना, उद्देश्य और उसका वर्ष, तीन चीज याद कर लो, फिर वहां से कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व कर जाओगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर तो डी है। ठीक है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन है वो जनवरी 1991 नहीं, जनवरी तो सही है, लेकिन ये 1991 नहीं, 1900 का है, 89 में। ठीक है, अब आपसे अगर क्रम में भी पूछेगा तो आप क्रम लगा लोगे, तो आप याद रखिएगा। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, ये मार्च, महीना भी याद रखो क्योंकि दोनों घटनाएं 72 की है, तो आप महीना याद कर लीजिए। 72 72 पता चलेगा। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो जून में है, जून 72 है। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल 1987 हो गया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन ये जनवरी महीना है, लेकिन सन 1989 है। ठीक है, चलिए, ये रहा आपके लिए प्रश्न कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। किसने? ऑप्शन ए, ऑस्कर लुईस। बी, गुन्नार मेर्डल। सी, आशीष बोस। डी, अमर्त्य सेन। ठीक है, एक बात और बता देते हैं कि जो गरीबी की संस्कृति है, तो जिसने भी दिया उन्होंने ये कहा था कि आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। चाहे उनका आर्थिक विकास भी, अगर चाहे हम जितना भी आर्थिक परिवर्तन हो जाए, चीजें, योजनाएं, परंपराएं बहुत सारी तक पहुंच जाए, उसके बाद भी निर्धन जो व्यक्ति हैं वो केवल अपनी संस्कृति जो उनकी है, जो उनका अपना ढर्रा है रहने का, जीने का, वो उसी के कारण बस ही निर्धन हो जाते हैं। इनका ये ऐसा मानना है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा, मैं उसके उत्तर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, थोड़ा सा अपने परिवार को बड़ा कीजिए। परिवार हमारा छोटा ही रहता चला जा रहा है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाइए। अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल नए कंपटीशन में आए हैं, उनके लिए और फ़ायदे की बात है कि उनको इधर-उधर भटकना ना पड़ के एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन में उनको रास्ता मिल जा रहा है, ताकि वो मंजिल पे कम समय में ही पहुँच पाएँ, और पहुँच जाए, मेरा भी उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और अधिकतम कोशिश किया करो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देने का। Like, comment, and subscribe.